हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने इस चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस शुरू की है और हम कुछ लिखने वाले नहीं हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, मतलब जो मैं बोलूँगा उसमें जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे लिख लेना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट की है फंडामेंटल राइट्स से, जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पार्ट यानी भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ओके, मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। ये एक बेसिक राइट्स हैं, यानी जो हमारी आधारभूत होती है, मूलभूत नहीं होती है, मौलिक होती है, जो कम से कम मतलब जिंदा रहने के लिए लोगों को दी जानी चाहिए। इसके बिना हमारे संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी होती है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन होता है। कहने का मतलब जो धर्म चाहे वो मना सकते हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये सब जो हमें राइट्स दी गई हैं, अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब बेसिक राइट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके, फंडामेंटल राइट को आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बेसिक राइट्स है जो संविधान का जो है, ऐसे कहा जाता है कि ये मतलब आत्मा है, इसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट के बिना हम किसी भी लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है हर नागरिक के लिए, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग सभी आर्टिकल को एक बाय एक, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद होता है, सभी अनुच्छेद को एक बाय एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 12 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आप ये कहते हैं कि स्टेट ये नहीं, मतलब स्टेट को ये देना चाहिए, स्टेट को वो देना चाहिए, तो एक्चुअल में स्टेट होता क्या है हम ये समझेंगे। ओके, हमारी जो पार्लियामेंट है, सांसद है, या हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है राज्य के, ओके, तो ये हमारे, हम लोग 4 पॉइंट पे नज़र डालेंगे आर्टिकल 12 के। जो फर्स्ट होगा यानी पार्लियामेंट, सांसद और ये विधानमंडल जो राज्य के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एक, और दूसरे ये हो गए हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हो गए और राज्य मंत्री हो गए। तो ये दूसरे पॉइंट हो गए। और तीसरे पॉइंट पे हम लोग लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पंचायत हो गया आपका, कोई भी नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, तो ये सब जो है लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। और एक होता है हमारा फोर्थ लास्ट पॉइंट, अदर अथॉरिटीज़। तो हमारे जो संविधान बनाने वाले सदस्य थे, उन्होंने इसमें बहुत कन्फ्यूज़न डाल रखी है कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो अदर अथॉरिटीज़ में जितने भी आगे चीज़ आते जाएंगे वो सब जुड़ते रहेंगे। जैसे कि देखिए, जब हम अदर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए, जो इंडस्ट्री हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जो चीज़ है वो, अगर वो चीज़, वो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मतलब चलाया जा रहा है,
फंक्शनली या फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, या उसमें काम अगर गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है तो वो सब चीज़ें जो हैं अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं, यानी वो सभी स्टेट होंगे। ठीक है, स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। यानी देखिए, आप अगर कोई हॉस्पिटल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो उसको आप स्टेट समझेंगे, और उसको आप फंडामेंटल राइट या जो भी राइट्स हैं उनको इन्फोर्सिबल करने के लिए, मतलब उनको लागू करने के लिए आप उनके ऊपर दबाव कर सकते हैं कि हाँ, ये जो फंडामेंटल राइट है हमें इस हॉस्पिटल के द्वारा दी जानी चाहिए, अगर वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है तो। यानी राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कोई भी अगर उस हॉस्पिटल का कोई भी अथॉरिटीज हो, अगर वो कोई भी आदमी हो, कोई भी डॉक्टर हो, अगर वो आपके साथ भेदभाव कर रहा है तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और आप इस पर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विवाद हो जाता है कि हाँ, जो हमारी न्यायपालिका है वो किसके अंतर्गत आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायपालिका की दो मुख्य कार्य हैं। फर्स्ट एडजुडिकेशन होता है, यानी किसी भी केस को मतलब ऑपरेट करता है वो। बहुत सारी केसें होते हैं, मर्डर हो गया, कुछ भी, मतलब ऐसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने मर्डर करने की ऐसे मतलब कोशिश करी, तो इन सारी सब केसों को जो है हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी ही देखती है। तो ये काम हो गया। लेकिन दूसरी हमारी जुडिशरी की यानी न्यायपालिका की ये काम होती है कि ये कानून भी बना सकती है। इसके पावर लॉ मेकिंग पावर भी होता है, कानून बनाने की भी क्षमता होती है। पर किस परिस्थिति में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये बाद की टॉपिक है, लेकिन एक चेक्स एंड बैलेंस आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो है प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट अगर किसी चीज़ पे कानून नहीं बना पा रही है, उस पर मतलब लेट कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है, उस पर नहीं कानून बना रही है, और जो हमारी विधायिका भी है नहीं बना रही है कानून उस पर, तो जुडिशरी यानी न्यायपालिका उस पर कानून बना सकता है। जैसे कि हम एक केस के द्वारा समझते हैं कि जुडिशरी के पास कैसे कानून बनाने की क्षमता होती है। एक केस आया दिल्ली में CNG का केस था, जिसमें मतलब पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया वाहनों के प्रति जो हमारे मतलब दिल्ली को प्रदूषित कर रहे थे। तो हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका ने एक कानून बनाया कि गाड़ियों में केवल CNG के गाड़ी ही मतलब रन करेंगे, चलेंगे। तो उसके पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर है उस पर कानून बनाने के लिए, बट वो कुछ देर के लिए ही एग्जिस्ट करता है। अगर उसको पूर्ण कानून के रूप में बनाना है तो उस पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी होनी आवश्यक हो जाती है। तो ठीक है, हाँ, जुडिशरी के हमारे पास दो कार्य हैं। फर्स्ट में है एडजुडिकेशन होता है, यानी वो बहुत सारे केसों को मतलब देखते। दूसरा होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी लॉ मेकिंग पावर, यानी वो कानून बना सकता है। तो देखिए, जब हमारी न्यायपालिका बहुत सारी केसों को डील करती है, बहुत सारी केसों को देखती है, तो वहाँ पर जो है हमारी न्यायपालिका स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि ये डिसीजन देती है, बस उसके डिसीजन देने का काम है, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब ये कानून बनाती है और ये कानून मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जब ये कानून बनाती है जुडिशरी, तब ये स्टेट के अंतर्गत आती है। तो आप आशा है कि समझ गए होंगे। तो आप अगर न समझ आए तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, और
आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। हर रोज़ एक नई वीडियो आएगी पॉलिटी की, जो आपको बहुत ही मतलब आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सकती है। सो ढेर सारा प्यार एंड बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए रहते। थैंक यू।